गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। आज हमको सीए इंटर के सारे अमेंडमेंट डिस्कशन करने हैं। ज़्यादा अमेंडमेंट आपके यहाँ पे आई नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया है वो आया है ऑनलाइन गेमिंग को लेके। आपने सुना भी होगा कि निर्मला सीतारमन और मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेके। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेके एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है, जिसकी वजह से लॉ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो जो पहला अमेंडमेंट है वो है हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी। सर, सप्लाई अंडर जीएसटी में हमने स्केड्यूल नंबर 3 पढ़ा था। स्केड्यूल नंबर 3 में हमने क्या देखा था? स्केड्यूल नंबर 3 होती है हमारी नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में वो सारी सप्लाई दी हुई है जहां पे कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होती है। सर, यहाँ पे था एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, यहाँ पे था कोर्ट ट्राइब्यूनल, सर यहाँ पे था हमारा फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमाटोरियम, सर यहाँ पे था हमारा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पर बिल्डिंग में वो ओसी और सीसी वाला पॉइंट था। सर फिर यहाँ पे था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा। और यहाँ पे एक और था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो जो पहला अमेंडमेंट है वो पता है क्या हुआ है? तो सप्लाई चैप्टर में अगर आप अपनी बुक लेके आए हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर बुक नहीं लेके आए तो घर जाके उसको अमेंड कर देना। स्केड्यूल 3 में जो लाइन थी ना, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, उसको हटा के अब कर दिया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर, ये लाइन चेंज करने से क्या हुआ? ये लाइन चेंज करने से पता है क्या हुआ? पहले तो सिर्फ लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग ही जीएसटी के अंदर शामिल थे, पर अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में पता है क्या क्या चीजें आएगी? इधर आएगा लॉटरी, फिर आएगा बैटिंग, फिर आएगा गैम्बलिंग। सर, ये तो पहले भी था, कुछ नया तो दिख नहीं रहा है। तो अभी है हमारा नया, इधर आएगा ऑनलाइन गेमिंग। आप लोग कहाँ यहाँ अमेंडमेंट की क्लास में आ गए? घर जाके विंजो पे टीम बनाते, घर जाके आओ रमी खेले, रमी खेलते, तीन पत्ती खेलते, ताश पत्ते खेलते, वहां पे आप ज्यादा पैसे कमाते। उसको बोलते हैं हम क्या? ऑनलाइन गेमिंग। तो सर यहाँ पे अब ऑनलाइन गेमिंग आ गया है, हॉर्स रेसिंग आ गया है, और गोवा वाली बीच में कसिनो भी आ गया है। तो सर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। अब सरकार ने बोला भैया इन 6 चीजों पे हम बात करेंगे, किसकी? जीएसटी की। और इन 6 चीजों को पता है एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, जिसका नाम है क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या है? देखो, आपकी बुक में है ना, ऑनलाइन गेमिंग की बहुत खतरनाक डेफिनेशन दी हुई है। लॉ में भी ऑनलाइन गेमिंग की बहुत खतरनाक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन से डरना मत। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब होता है एक ऐसा गेम जहां पे मैं अपने पैसे डाल रहा हूं इस उम्मीद से कि 10,000 के 20,000 बन सकते हैं, या 10,000 के जीरो भी हो सकते हैं। सर, आप कैश भी डाल सकते हो, आप कॉइन भी डाल सकते हो, इनफैक्ट आप वर्चुअल डिजिटल असेट भी डाल सकते हो। दैट इज क्या, मैं बिटकॉइन भी डाल सकता हूँ। हाँ सर, ये वाली चीजें भी आप डाल सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग में जीतना या हारना वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके लक पे ज्यादा डिपेंड करता है। उसी को क्या बोला जाता है? ऑनलाइन गेमिंग। तो सर ऑनलाइन गेमिंग में मनी डिपॉजिटेड, इंक्लूडिंग कैश, कॉइन्स और वर्चुअल डिजिटल असेट्स।
where there is a chance to win, whether based on skills or not. बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बढ़े आगे। दूसरी चीज, सर आखिरकार वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी अमेंडमेंट आया। मैं पूरा ही कवर कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ठीक है? तो अलग अलग चैप्टर्स में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इन्होंने बोला 100% ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड। जितना पैसा आपने डिपॉजिट करा उसके ऊपर जीएसटी की बातें हो जाएगी। सर पैसा डिपॉजिट करने के बाद अगर हम जीते, अगर हमने रिफंड मारा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जीते कुछ मतलब नहीं, आपने रिफंड करा कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यशी मैडम ने सोचा सीएवीए में कुछ रखा वखा नहीं है, मैं काम करती हूँ 10,000 रुपये डाल देती हूँ कहाँ पे, ये विंजो, और वैसे ही इसको लूडो खेलना अच्छा आता है, इसने सोचा क्यों ना लूडो खेल के लोगों की गोटियां मारे, वाह, इसने 10,000 रुपये डाले। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही मैडम ने 10,000 डाले तो मैडम के कितने बन गए? 20,000। ऐसा भी हो सकता है कि मैडम के 10,000 के बन गए कितने? 8,000। और मैडम ने सोचा यार चलो 8,000 बने ना, इन 8,000 को अपन क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। और 20,000 वापस से लालच तो बुरी बला है। मैडम ने बोला अब बड़ा सट्टा खेलेंगे, अब 20,000 लगाएंगे, क्योंकि 10 के 20 बन सकते तो 20 के 40 भी बन सकते। ये तो सर चूस ही ऐसी है, सट्टा बात ही ऐसी है कि भैया इसमें तो ऐसे ही होता है। अब सरकार ने बोला देखो यार हम आपका है ना जीत वीत पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने इनिशियली पैसे को डिपॉजिट करा हम तो तभी जीएसटी की बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और अमेंडमेंट आया टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देखा था कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई पता है क्या होता है? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। सरकार ने बोला भैया एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि याद करो जब हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने लिखा था कि गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अब सरकार ने बोला यार टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को भी अमेंड करना पड़ेगा, तो स्पेसिफिकली टाइम ऑफ सप्लाई में पता है क्या बोला कि यहाँ पे वो तो है ही डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। गुड्स के केस में हम कभी भी पेमेंट की डेट नहीं देखते थे, वो सिर्फ सर्विसेज के केस में देखते थे, पर ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है क्या एक्शनेबल क्लेम में एडवांस पे भी जीएसटी लग जाएगा? हाँ सर, एक्शनेबल क्लेम पे एडवांस में भी जीएसटी लग जाएगा। तो ये जो 10,000 मैडम ने डिपॉजिट करे ना, जीएसटी एट टाइम ऑफ डिपॉजिट, तो अभी 28% रेट है, तो वो 28% रेट मैडम आपके ऊपर कब लग जाएगा? जब यशी मैडम ने डिपॉजिट करे। सर डिपॉजिट करने के बाद ये 20,000 जीत गई, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। फिर ये 20 के 40 बनाए इसने, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। फिर इसने विड्रॉ करे, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, जब मैं पहली बार डिपॉजिट करूंगा, जब मैं इनिशियली पैसा डालूंगा तभी जीएसटी की बात हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं जीते हुए पैसे से खेल रहा हूं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। जब तक मैं कोई नया पैसा नहीं डालूंगा तब तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है?
तो सोच समझ के पैसे डालना, क्योंकि जैसे ही पैसे डालोगे वैसे ही जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आया, टाइम ऑफ सप्लाई में आया, एक और रजिस्ट्रेशन। सर हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि जो ओएडार वाले होते हैं ना, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सरकार ने एक और बोल दिया, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करवाते हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? देखो एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन तो इसका बनेगा ही बनेगा कि स्केड्यूल नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि बोल दे कि स्केड्यूल नंबर 3 के सारे ट्रांजेक्शन लिख दो, तो वहां पे क्या लिखोगे? एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इतना बड़ा ज्ञान तो मैंने आपको पूरा होल लिटर समझा दिया कि देखो पूरे लॉ में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों सब क्लियर है क्या? ठीक है, कब लगेगा सर टैक्स? जब हमने पैसा डिपॉजिट करा। नो मैटर डिपॉजिट के बाद आपने 10,000 का 10 करोड़ ही क्यों नहीं बना लिया, वो आपकी किस्मत है। फिर आपने 10 करोड़ से 20 करोड़ बना लिया, 20 से 100 करोड़ बना लिया, ये सब आपकी किस्मत है। इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ कब लगेगा? जब मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। सब कंपनियों की हालत खराब हो गई है जब से ये रूल आया है। ड्रीम 11 की हालत खराब है, विंजो की हालत खराब है, खेलो रमी की हालत खराब है। सबने निर्मला सीतारमन को बोला कि भैया तो गजब का रूल लाए हो, इसमें कुछ करो। निर्मला सीतारमन ने बोला सॉरी, लोग बड़ी सुसाइड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीजें देश में प्रमोट हो। लोगों का घर जा रहा है, इसमें तेरा घर जाएगा वाली बात सच हो रही है। सब चीजों को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जीएसटी का रेट भी कितना रखा है? 28%। ठीक है, तो अगर आपको भरोसा हो आपके ऑनलाइन गेमिंग स्किल्स पे तो जरूर जरूर इसको खेलें। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट है कंपोजिट सप्लाई। जनरली ये कोई अमेंडमेंट है नहीं। आप मुझे बताना, कभी आप मूवी देखने गए हो? हाँ या नहीं? हाँ। सर मूवी में ना दो बातें होती है। एक बात होती है कि आप मूवी भी देख रहे हो, साथ में आपने पॉपकॉर्न का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मूवी विथ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बोलो या डिनर बोलो, जो भी बोलो। अब बुक माई शो पे इन दोनों की टिकट आपको मिल रही है 500 रुपए पे। सर मूवी का रेट है 18%, पॉपकॉर्न का रेट है 28%। सर ये तो कंपोजिट सप्लाई हुई। कंपोजिट सप्लाई में आप देखने क्या गए थे? बहुत बढ़िया, तो ये हुई हमारी कंपोजिट सप्लाई, जहां पे हमारी जो प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई इज मूवी। क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई मूवी है तो फिर जीएसटी का रेट कौन सा लग जाएगा? तो ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन आया है। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ठहरे सिंधी, आप ठहरे बनिया, आपने बोला छोड़ो भैया हम तो मूवी अलग और पॉपकॉर्न अलग। तो अगर आप मूवी और पॉपकॉर्न अलग अलग खा रहे हो तो ना ये कंपोजिट है ना ये मिक्स है। फिर अलग अलग रेट के हिसाब से आप जीएसटी दे देना। आपने मूवी की टिकट अलग बुक करी तो फिर जो जीएसटी का रेट मूवी पे एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा। आपने पॉपकॉर्न अलग से खाए तो जो जीएसटी का रेट पॉपकॉर्न पे एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बस हो गया। बस सप्लाई चैप्टर में ये दो ही अमेंडमेंट है।
बस पहले भी वैसे ही था, जस्ट आउट ऑफ क्लैरिफिकेशन। मूवी वालों ने क्लैरिफिकेशन मांगा, उनको कंफ्यूजन था, तो बस उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा, तो क्लैरिफिकेशन में यही आया। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट इन लॉ, दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। उनको कहा गया कि देखो भैया, ये तो कंपोजिट सप्लाई है, और इस कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई आपका मूवी है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? एक बार फटाफट से इसको पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लो। ठीक है सर, ये क्या डेफिनेशन ध्यान में रखनी है? बिल्कुल भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको क्रक्स लिखवाया है, बस आपको वही ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो ये गेम खिलाएगा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। फिर सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला फूड एंड बेवरेजेस, और दूसरा है इंडिपेंडेंट। जब हमारा एक साथ सप्लाई हो रहा है तो कंपोजिट सप्लाई, और रेट कौन सा लग जाएगा सर? मूवी का रेट लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है? एक और वापस से क्लैरिफिकेशन, आप छोड़ो इसको, मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में 51% शेयर हेल्ड करती है, इसके ऊपर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं, क्यों होगी तो ठीक है, क्यों नहीं होगी बस इसका रीजन बता दो। क्योंकि हमने देखा था कि गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में, ठीक है, बस आ गया क्लैरिफिकेशन। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है कि बताओ भैया, सब्सिडरी कंपनी जो, होल्डिंग कंपनी जो शेयर होल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी में, उस पर जीएसटी की बातें होगी या नहीं होगी? एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्यों नहीं होगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज? बिकॉज दिस इज नॉट, दिस इज कवर्ड अंडर मनी एंड सिक्योरिटीज। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, दिस आर जस्ट क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, तो एक और हम लिख ही लेते ना यार, शेयर्स हेल्ड इन नो जीएसटी एज शेयर्स आर securities and neither goods nor services। कोई भी इसको देख के घबराना मत, इसको देख के प्लीज मत घबराना। आप देख लो, मैंने जो आपको पढ़ाया उसको पढ़ के देख लो, क्या कुछ एक भी वर्ड नया दिख जाए तो कहना। ये बस अमेंडमेंट उनको बनाना रहता है, लैंग्वेज का खौफ क्रिएट करना रहता है, तो ये इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे कि बच्चे को डर लगे। पर कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको याद भी बस इतना ही रखना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने को हुए कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में शेयर होल्ड करती है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान के क्या जीएसटी की बातें करें? सर, हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिक्योरिटीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब सिक्योरिटीज पे जीएसटी की बात होती नहीं है तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। क्या? मैं भेजूंगा ना ये शीट। चलो, अगला चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी। याद है क्या आपको थोड़ा बहुत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको डायरेक्टर की सर्विसेज याद है क्या? कि सर, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज देता है और उसका टैक्स अगर कटता है 194 जे में या 194 जेबी में, दैट इज अ प्रोफेशनल सर्विस। तो उस केस में कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देगी। सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डाउट ये आया कि बहुत बार डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ पर्सनल कैपेसिटी में भी कंपनी को सर्विसेज देता है।
अब उसको प्रोफेशनल सर्विसेज माने या नहीं माने। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूं। अब रिलायंस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं और मेरा खुद का घर है। बहुत सारे नए एम्प्लॉयज आए और नए एम्प्लॉयज को मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मेरे घर पे रह ले, पर रिलायंस इसके बदले में आप मुझे थोड़े बहुत पैसे देना। क्या मैंने एज अ डायरेक्टर सर्विसेज दी है? क्या मैंने एज अ कंपनी का डायरेक्टर सर्विसेज दी है कि मैंने पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दी है? पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दी है। क्या इस पर्सनल कैपेसिटी की सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं क्या? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है रिलायंस, अब रिलायंस को लोन नहीं मिल रहा है और मैं हूं रिलायंस में डायरेक्टर। साहिल सर कौन है? डायरेक्टर। साहिल सर इसके पहले एसबीआई में चेयरमैन थे। अब रिलायंस को लोन नहीं मिल रहा है तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एज अ साहिल सर पर्सनल कैपेसिटी में बैंक को कह देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में गारंटी दे रहा हूं। क्या इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगाए क्या? सर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स की बातें नहीं होगी। डायरेक्टर पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगता है जब वो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे कट रहा है। अगर कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो एज अ पर्सनल कैपेसिटी तो उस केस में हम कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा इसका मतलब है फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, इसका मतलब है डायरेक्टर को स्वयं को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर चार्ज ऑफ जीएसटी में पूरा डायग्राम ही बना देते हैं। यहाँ पे है हमारा डायरेक्टर, तीन चीजें रहेगी डायरेक्टर को। एक तो डायरेक्टर को मिलेगी सैलरी, तो सैलरी पे तो नो जीएसटी क्योंकि ये तो कहाँ कवर्ड है। दूसरा है डायरेक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है जिसको इसमें क्या मिल रही है? प्रोफेशनल फीस। इस प्रोफेशनल फीस पे क्या लगेगा? आरसीएम, दैट इज कंपनी लाइबल टू पे जीएसटी। और तीसरा है डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है, एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ पर्सनल। तो एज अ पर्सनल कैपेसिटी में अगर सर्विसेज दे रहा है तो इस केस में क्या लगेगा? बोलो इतनी सी बात क्लियर है क्या? बढ़ू आगे। दूसरा जो बहुत शानदार अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन नंबर 95। रिवीजन भी कर लेंगे सेक्शन 95। किसी को याद है क्या सेक्शन नंबर 95 क्या था? बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 95 वाज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर में सर टोटल कितनी चीजें थी? एक तो था हमारा सुमित भाई थे, और सुमित भाई गए थे किधर? बहुत बढ़िया, सुमित भाई गए थे हमारा रेडिसन। और रेडिसन जाने के बाद कैसे गए थे सुमित भाई रेडिसन? ओला से गए थे। ओला या रैपिडो से रेडिसन गए थे। रेडिसन में वो नल की टोटी खराब हो गई थी तो उन्होंने बुलाया था अर्बन क्लैप। पर जो मैडम थी सुमित भाई की, उनको रेडिसन का खाना खाना ही नहीं था। मैडम को तो स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करना था। तो ये चार सर्विसेज थी हमारी कहाँ पे? सेक्शन नंबर 95। दैट इज व्हाट? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्या अमेंडमेंट आया? जो पहली सर्विसेज थी ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन,
वहां पे आपको याद है कौन कौन आता था? सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ओला आता था, उबर आता था, मैक्सी कैब आता था, ओमनी बस आता था, ये सारी चीजें उसमें आती थी। तो सरकार ने बोला देखो हम इसके है ना दो पार्ट करते हैं। एक तो हम कर देते हैं ओला ले लो, उबर, मैक्सी कैब एक्सेट्रा, और एक हम कर देते हैं क्या, ओमनी बस। ओमनी बस मालूम है आपको? ओमनी बस ये इसको बोला जाता है क्या, ओमनी बस। कभी ना कभी तो आपने सफर करा ही होगा ओमनी बस में, जो डबल डेकर बस दिख रही है ना आपको, दिस इज व्हाट, ओमनी बस। अब सरकार ने बोला देखो ओमनी बस चलाने वाला कोई छोटा मोटा इंसान तो होता नहीं है। अगर ओमनी बस इज ऑपरेटेड बाय कंपनी, तो इस केस में वो जो कंपनी है वही टैक्स का पेमेंट करेगी। कंपनी विल पे टैक्स। बोलो बात क्लियर है क्या? पर सर अगर एक बात बताओ, ये जो ओमनी बस चलाने वाला है वो है एक इंडिविजुअल है, तो सर फिर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, दो कंपनी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सौम्या लिमिटेड, और आपका क्या नाम है, मेहुल, एक इंडिविजुअल है। अब ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी इन्होंने रेड बस पे पार्क करी है। सौम्या ने भी अपने आप को रेड बस पे रजिस्टर कराया है, मेहुल ने भी अपने आप को रेड बस पे रजिस्टर कराया। दोनों ही ओमनी बस चलाते हैं, बधाई हो। यहाँ पे है रेसिपेंट। अब एक बात बताओ, कौन से केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा और कौन से केस में सौम्या या मेहुल टैक्स देगी? सर अगर सौम्या लिमिटेड है, दैट इज कंपनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन अन रजिस्ट्रेशन डजेंट मैटर्स, सिर्फ व्हाट मैटर्स, कंपनी। क्योंकि ये कंपनी है तो कौन टैक्स देगा? सोमिया लिमिटेड विल पे टैक्स। पर अगर सर ये मेहुल है, तो मेहुल तो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल पे कहाँ लोड डाल रहे हो, तो मेहुल टैक्स पे नहीं करेगा। ई कॉमर्स मतलब रेड बस विल पे टैक्स। बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लियर है क्या? याद रखना सिर्फ ओमनी बस का ही अमेंडमेंट है, बाकी एज इट इज सेम है जो हम पढ़ के आए, ठीक है? तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि भैया एक ओमनी बस चला रहा है, एज अ कंपनी चला रहा है, प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, उस केस में कौन पे कर देगा सर? कंपनी पे कर देगी। बोलो बात क्लियर है क्या? ये देखो, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। और अब अगर ओमनी बस की सर्विसेज कंपनी के थ्रू दी जा रही है तो उस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी एज इट इज सेम है। बोलो बात क्लियर है? एक और चीज, आपको गवर्नमेंट वाला एग्जाम्शन ध्यान है क्या? हमने गवर्नमेंट के एग्जाम्शंस की बातें करी थी, पीवीआरटी, ठीक है? मैंने रिवीजन वीडियोस भी यूट्यूब पे डाले हैं, अपना भी अलग से रिवीजन होगा, वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है? सर हमने गवर्नमेंट के एग्जाम्शन में क्या क्या बातें दिखी थी? हमने बोला था कि देखो यार, गवर्नमेंट जो है ना, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि चीजें एग्जम्प्ट हो जाए, और अगर एग्जम्प्ट नहीं हो रही तो उसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे रेसिपिएंट दे दे। पर तीन ऐसी सर्विसेज थी जहां पे गवर्नमेंट खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देगी। कौन कौन सी तीन? सर वो पीवीटी वाली सर्विसेज, वो पीवीटी वाली सर्विसेज ध्यान है क्या?
पोस्ट ऑफिस, वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। और एक और चीज थी हमारी, क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार अमेंडमेंट क्या है। एग्जम्पशन चैप्टर में भी अमेंडमेंट है, इस चैप्टर में भी अमेंडमेंट है, बस एक वर्ड का अमेंडमेंट है और उस वर्ड से कुछ भी बदला नहीं। इन्होंने बस ऐसा बोला कि ये जो पीवीटी वाली सर्विसेज है ना, यहाँ पे आप एक और चीज डाल दोगे, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो हमने देखा है ना वो पोस्ट, पोस्ट में आप बस एक और चीज डाल दोगे, क्या? रेलवेज। सर ये लिखने से कुछ बदल गया क्या? देखो कुछ बदला नहीं, पर फिर भी इसका लिखना बहुत जरूरी था। इसके पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि रेलवे के केस में पता है क्या होता है, कि अगर एसी वाली टिकट हो तो जीएसटी लगता है और नॉन एसी हो तो जीएसटी नहीं लगता। अब लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, रेलवे पे तो बोल दिया, पर ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि साला रेलवे भी तो गवर्नमेंट की बॉडी है। कल को रेलवे आके बोले कि भैया रिवर्स चार्ज में सामने वाला तो पे करेगा नहीं, और तुमने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हमको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है। पर सर वो तो डीम्ड था कि रेलवे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अरे पर लिखा कहाँ है? और लकीर के फकीर हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। आज ही पोस्टल बैलेट का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बोला बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि 26 दिन तक आपने क्या करा। तो अभी मैटर चल रहा है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अपने डायरेक्ट टैक्स में कभी पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बहुत ज्यादा चोरी होती है टैक्स बचाने की, तो मैटर चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट वाले बिल्कुल लकीर के फकीर हैं, जो लॉ में लिखा रहता है वो तो उसी इंटरप्रीट करते हैं। कल को ये केस अगर चला जाता तो रेलवे बोलती भैया कस्टमर रजिस्ट्रेशन कराओ रिवर्स चार्ज में, क्योंकि पीवीटी में रेलवे कहाँ लिखा है। तो सरकार ने बोला ठीक है यार, बाद में इश्यूज ना हो जाए, इसलिए हम एग्जम्पशन चैप्टर, हम चार्ज चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर जहां पे पोस्ट ऑफिस लिखा होगा उसके आगे हम एक और शब्द ऐड कर देंगे, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सी पे करना पड़ेगा। सर प्रैक्टिकली क्या हो रहा था? प्रैक्टिकली भी यही हो रहा था, बस लॉ में कभी कभार शाब्दिक अमेंडमेंट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? अब सुनो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को दी, अनरजिस्टर्ड को दी। सर अनरजिस्टर्ड के केस में तो क्या था? एग्जेम्प्ट। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड, उसमें क्या लगता था? आरसीएम। अब दो चीजें, या तो पर्सनल यूज या तो कमर्शियल यूज, दैट इज व्हाट। एक बात बताना लॉजिकली, लॉजिकली बताना है ना। फॉर सपोज करो मुझे वृंदावन जाना है, और वृंदावन में मेरी खुद की भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि मैं मेरी कंपनी के नाम पे ही बिल बनवाऊंगा, ठीक है। सर आप ही की प्रॉपर्टी है और आप वृंदावन रहने जा रहे हो, ऑल्दो आप कौन हो? रजिस्टर। पर क्या मेरा कोई कमर्शियल यूज है? नहीं। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं इसका मतलब ये होता है क्या हर चीज पे जीएसटी लगाओ? नहीं। भले मैं रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं होटल बुक कर रहा हूं वृंदावन में, भले मैं मेरी कंपनी के नाम पे कर रहा हूं, पर मेरा यूज कौन सा है? पर्सनल, मैं तो घूमने जा रहा हूँ वहां पे। तो सरकार ने बोला भैया अगर पर्सनल यूज है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, और अगर कमर्शियल यूज है तो ही जाके क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है
कि अगर हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दी है और उस सर्विसेज में आपका पर्सनल यूज है, दैट इज एग्जिप्ट। और अगर कमर्शियल यूज है, आप अपने एम्प्लॉय को रहा रहे हो, तो सर वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। वो भी कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें दो तीन बातें और हैं सर। पता कैसे चलेगा पर्सनल यूज है? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोप्राइटरशिप ने खुद के लिए लिया है या एम्प्लॉय के लिए लिया है, कौन से बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, कंपनी के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है या प्रोप्राइटरशिप के खुद के सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि पर्सनल यूसेस एग्जिप्ट। सर अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन रहे तो आप तो कमर्शियल यूज बिजनेस यूज मान के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स करके आ जाना, अगर कुछ भी ना गिवन रहे तो। अगर स्पेसिफिकली दिया है कि रजिस्टर्ड भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज रेंटिंग पे दी भी है, पर यूज क्या है उसका? पर्सनल, तो ही आप उसको क्या करके आ जाना? एग्जिप्ट। ठीक है, तो सर 4 चैप्टर में जनरली कितने अमेंडमेंट आए हैं सर? पहला तो डायरेक्टर वाला, कि अगर डायरेक्टर एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है, उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। दूसरा सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर में ओमनी बस अगर कंपनी चला रही है तो उस केस में सर वो जो कंपनी है वही टैक्स पे करेगी। और तीसरा अमेंडमेंट हमारा ये है कि सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है, अगर रजिस्टर्ड को दी है और रजिस्टर्ड पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, तो दैट इज एग्जिम्प्ट। रक्षित सर, पॉपकॉर्न में 28% रेट है। नहीं, वो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल पे लिया था, फूड आइटम्स पे रेट 5% है, वो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, आपको रेट ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगला चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ही शानदार सा अमेंडमेंट आया प्लेस ऑफ सप्लाई में, ओवर द काउंटर सेल पे। मालूम है आपको ओवर द काउंटर सेल क्या होता है? ओवर द काउंटर सेल का मतलब आप समझना, जनरली लोग क्या करते हैं ना, गाड़ियां जब खरीदते हैं ना, तो उस स्टेट से खरीदते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम होता है। अगर मुझे भी आज अगर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कोई भी कार खरीदने में, कभी इंदौर से नहीं खरीदूंगा, मैं दिल्ली जाके खरीदूंगा, क्योंकि इंदौर में जो एमपी गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के चार्जेस के मामले में बहुत पैसा लूट लेती है। अब सर आप तो वहां पे जाके खरीदोगे, पर गाड़ी आएगी किधर? गाड़ी तो इंदौर ही आएगी, क्योंकि चलाएंगे वहां पे थोड़ी। अच्छा, एक और होता है कि बहुत बार हम घूमने जाते हैं, अमृतसर गए घूमने, अब अमृतसर में घूमने गए तो आप चीजें लेके आते हो, अब जब सामान लेके आते हो उसको कंज्यूम तो कहाँ करोगे? इंदौर में करोगे। किसी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था सर, सेक्शन 10(1)(a ऐसा कहता है कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी हो रही है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सर डाउट क्या आया कि अब क्या हम सबसे पूछते रहे? अब अमृतसर टूरिस्ट प्लेस है, तो क्या अमृतसर में अपन सबसे पूछते रहे कि जी हाँ मैडम, आप कहाँ पे जाके इसको यूज करेंगे? अब क्या कार वाले कंपनी सबसे ऐसे पूछते रहे कि आप कार तो यहाँ खरीद रहे हो, पर हमें भी मालूम है आपके मन में खोट है? अरे, तो सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार ने एक नया क्लॉज लाया। क्लॉज इज सर सेक्शन 10। हाँ बोलो। एसएम अलग है इनका, एसएम नहीं पढ़ रहे हो ना आप लोग? हाँ, तो सरकार ने एक नया क्लॉज डाला, 10(1)(c)। अब ये 10(1)(c)(a) क्लॉज क्या बोलता है? 10(1)(c)(a) क्लॉज बोलता है कि अगर ओवर द काउंटर सेल है और अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। सर रजिस्टर्ड है, अरे तो रजिस्टर्ड है तो उसका तो एड्रेस पता ही होगा ना, रजिस्टर्ड है तो एड्रेस पता ही होगा। पर अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस पता है तो वो ले लो, पर अगर एड्रेस पता नहीं है तो ले लो किसको? लोकेशन ऑफ सप्लायर। बोलो बात क्लियर है?
एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको लिखवाता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। प्लेस ऑफ सप्लाई, ओवर द काउंटर से। सपोज करो यहाँ पे हैं साहिल सर और तीन कस्टमर आए अलग अलग, एक दो तीन। एक आ गया मेरा कस्टमर नंबर ए, एक आया कस्टमर बी, एक आया कस्टमर सी। सर आपकी शॉप कहाँ पे है? हमारी शॉप है इंदौर में। सर आप क्या करते हो? पागल बनाते हैं लोगों को। अरे नहीं 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 सर, आप क्या करते हो, क्या बेचते क्या हो? तो अपन क्या बेचे यार, अपन एक काम करते हैं, अपन बॉटल बेचते हैं, ठीक है। ये जो कस्टमर है ना, ये दिल्ली का है, खास हमारे पास आया बॉटल लेने। हम बॉटल इतनी अच्छी बनाते हैं, भले उसमें पानी डालो पर रस तो ऐसा आता है सोमरस जैसा, वाह। कस्टमर बी है, ये भी बॉटल लेने आया, कहाँ से? महाराष्ट्र। और भैया नाम हमारा इतना है, मैं आपको क्या बोलूं यार। कस्टमर सी ठीक जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ पे आया? इंदौर। क्या लेने? बॉटल। ऐसे मतलब ऐसी सेल होती है, ऐसी ग्राहकी होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। कस्टमर सी तो भैया रजिस्टर्ड है, और ये है हमारा अनरजिस्टर्ड यूआरडी। और ये भी क्या है? यूआरडी। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं कस्टमर सी का। सर कस्टमर सी तो रजिस्टर्ड है, क्योंकि कस्टमर सी रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 10(1)(a) लगा दो। और रजिस्टर्ड है कहाँ पे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? और लोकेशन ऑफ सप्लायर इंदौर, प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर, लगा देंगे हम क्या? IGST। अब कस्टमर ए और बी तो अनरजिस्टर्ड है। अब दिक्कत ये है, ये आया तो सही दिल्ली से यहाँ पे। अब ये मैटर करता है ना कि ये मेरे को बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो मैंने कस्टमर ए से पूछा कि सर आपकी एड्रेस बताओ। उसने बोला सर देखो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं अपनी एड्रेस आपको बता नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं, बॉटल नहीं बेचूं? बॉटल तो बेचनी है भाई, पर वो एड्रेस बता ही नहीं रहा है। मैंने उसको बोला सर बताओ आपकी एड्रेस यार, यहाँ पे GST का लफड़ा हो जाता है। उसने बोला सर एड्रेस नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा आप इस बॉटल को कहाँ लेके जाओगे? उसने बोला सर इनडायरेक्टली क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला ना नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। मैंने ठीक है मत बता। तो अब मुझे बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता ही नहीं है, सेक्शन 10(1)(a) तो लग ही नहीं पाएगा। 10(1)(a) बोलता था कि वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, तो मालूम ही नहीं हमको कहाँ डिलीवरी हो रही है। तो अब करे तो करे क्या? तो सरकार ने बोला यार ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, ऐसे टूरिस्ट ही ना जाने कितने आते हैं, और ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी गिराकी में आप एक अलग डिपार्टमेंट बना के बैठे हो जहाँ पे आप यही पूछ रहे हो बेटा आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे। टूरिस्ट में ऐसे ही होता है, उदयपुर हो गया, अमृतसर हो गया, वहां पे इतनी सेल होती है। तो यहाँ पे सरकार ने बोला देखो, एड्रेस अगर नहीं पता है ना, एड्रेस ऑफ कस्टमर ए इज नॉट नोन। तो अगर एड्रेस नहीं पता है तो आप एक काम करो, प्लेस ऑफ सप्लाई किसको ले लो? लोकेशन ऑफ सप्लायर। और लोकेशन ऑफ सप्लायर को ले लिया तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या बन जाएगा? इंदौर। और क्या चार्ज होगा? CGST और SGST। और खुद ही आप बताओ ना यार दिल से पूछ के, कि कभी भी आप घूमने जाते हो तो क्या आप उसको लोकेशन बताते हो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? तुमको ऐसे ही वैसे ही खौफ पे रहता है कहीं हमारे घर आ गए तो कभी हम लोकेशन तो बताते ही नहीं है। और क्या वो तुम्हारी शक्ल देख के पहचान पाएगा कि हाँ तुम इंदौर से हो, तुम बोल रहे हो ना आ रही है जा रही है पक्का? अरे ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो इस केस में पता ही नहीं है। पर कस्टमर बी बड़ा सीधा है, कस्टमर बी से हमने लोकेशन पूछी, वो तो बेचारा आधार कार्ड निकाल के बोला तो भैया साहिल सर इंदौर। अब कस्टमर बी तो इतना सीधा, मैंने बोला सर आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने बेचारे ने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, बोले मेरा यही एड्रेस है। मैंने बोला ठीक है यार, अब तुम इतने अच्छे हो, तुम एड्रेस दे रहे हो तो पता है हमको एड्रेस। एड्रेस ऑफ कस्टमर बी इज नोन। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है।
अच्छा सर, ये सेम बात तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 रेसिडरी सेक्शन में भी लिखा था। हाँ, वो सर्विसेज के केस में लिखा था, गुड्स के केस में ऐसा कुछ था ही नहीं। और सरकार को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जनरली जो ओवर द काउंटर सेल कर रहे थे, स्पेशली वो गाड़ी वाले, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। क्योंकि गाड़ी के केस में क्या रहता है ना, हम जनरली दिल्ली जाके गाड़ी परचेस करते हैं। अब वहां पे कभी कभार तो कस्टमर को खुद डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो एड्रेस बताता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसने बोला कि मेरे को एमपी में गाड़ी चलानी है, अब आप एमपी में दिल्ली की गाड़ी नहीं चला सकते हो, वरना आरटीओ आपको घेरेगा। तो बोलेगा भैया मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो अपनी गाड़ी बेचनी है। तो भैया अगर आपको एड्रेस पता है तो बहुत बढ़िया, एड्रेस नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लो। ठीक है। बढ़े आगे। हाँ जी। दूसरा एक और सर्कुलर आया, बहुत ही सिंपल सा सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना। साहिल सर फाइनली सीए फाइनल की क्लास चालू कर रहे हैं, आपको बताने को भी हो गया, 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से इनडायरेक्ट टैक्स की सीए फाइनल की क्लासेस। अब एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब एडवर्टाइजमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने क्या करा ना, 1 अप्रैल को मुझे, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 मैंने सोचा कि चलो सीए फाइनल आईडीटी। ठीक है सर, बधाई हो, थैंक यू। एडवर्टाइजमेंट करनी है। मैंने एक वेंडर को पकड़ा। ठीक है, उसका नाम था खुशी एडवर्टाइजमेंट। मैंने बोला यार खुशी एडवर्टाइजमेंट, अपने को है ना एडवर्टाइजमेंट करना है, तो बताओ यार कैसा क्या रहेगा। तो खुशी एडवर्टाइजमेंट ने बोला देखो सर, 2 तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के। पहला तरीका तो क्या है कि हम एक जगह ही रेंट पे ले लेते हैं, और फिर जैसे आप चाहोगे उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। बढ़िया है यार। तो खुशी एडवर्टाइजमेंट ने क्या करा, जगह ले ली किस पे, रेंट पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली किस पे, रेंट पे, 2 महीने के लिए। मैंने पूछा खुशी मैडम कहाँ ले रहे हो रेंट पे, तो इसने बोला देखो सर, मुंबई में है ना बहुत डिमांड है सीए फाइनल की। इंदौर में तो सर इतना कुछ है नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में बढ़िया कोचिंग चलेगी, आप अच्छा पढ़ा लेते हो, मस्त चलेगा। मैंने ठीक है यार। बोले सर मुंबई में है ना बड़ी बड़ी कोचिंगों के सामने जहाँ बड़े बड़े सरों के बोर्ड लगे हैं, वहां पे आपका भी बोर्ड लगाएंगे, और 2 महीने तक बोर्ड चेंज नहीं करेंगे, 2 महीने तक बोर्ड को चिपका के रखेंगे। सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज हुई। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विसेज में हम देखते थे कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मुंबई। खुशी ने दूसरा भी तरीका बताया। बोले सर ये जगह रेंट पे लेने से अच्छा अपन एडवर्टाइजमेंट को घुमाते रहेंगे, स्टैंडी लेके आएंगे कुछ दिन इंदौर में, फिर उसको स्टैंडी को लेके जाएंगे, कुछ दिन आपका मुंबई में लगा देंगे, फिर सर 2 दिन पुणे में लगा देंगे। बोले सर इससे क्या फायदा होगा, आपकी एक जगह तो फिक्स हुई नहीं, अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अब ये क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विसेज है? नहीं। यहाँ पे तो काय की इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो स्टैंडी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हो रही है। अरे अच्छा, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो सब कौन चलाएगा, खुशी मैडम चलाएगी। क्या इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला लगाऊं? नहीं। तो फिर कौन सा लगाऊं? सर जब कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं लगता है ना, तो हम क्या लगाते थे, रेसिडरी सेक्शन या जनरल सेक्शन। और जनरल सेक्शन कहाँ गिवन है, सेक्शन 12(2). और 12(2) क्या कहता है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ एड्रेस अवेलेबल। और
लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, हमको मालूम कैसे पड़ेगा? आप तो बस सिंपल सा एक वर्ड देखना, क्या हमने उसको हायर पे लिया है, क्या हमने वो प्रॉपर्टी को हायर पे लिया है, कि हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, प्योर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले रहे हैं। तो अगर प्योर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले रहे हैं तो बात अलग है, और अगर प्योर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, आपने तो प्रॉपर्टी हायर पे ली है, तो बात अलग है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? देखो फटाफट से देखो, दो इश्यूज हैं। पहला इशू, देयर मे बी केस वेयर देयर इज अ सप्लाई ऑफ स्पेस। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का सेल नहीं हो रहा, या मैं पूरी की पूरी जगह ही बेच रहा हूं, और फिर मेरे हिसाब से जो मेरी इच्छा मैं वो एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा। हो सकता है कि मेरे को सीए फाइनल आईडीटी को हटा के कोई दूसरा एडवर्टाइजमेंट चलाना हो, क्योंकि अब जगह ही अपनी है, 2 महीने तक हमारी जगह है। हम पैसे एडवर्टाइजमेंट के तो दे ही नहीं रहे, हम किसके पैसे दे रहे हैं? जगह के पैसे दे रहे हैं। तो सर जब आपने जगह ले ली, या तो राइट टू यूज द स्पेस, तो इस केस में सर होर्डिंग स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो ये बन जाएगा कि जहां पे आपकी होर्डिंग लोकेटेड है। बोलो बात समझ में आई? दूसरा, there may be case when advertisement company wants to display its advertisement on hoarding billboard at a specific location availing the services of vendor। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपका बोर्ड तो लगाएगी, दूसरे दूसरे वेंडर से बात करेगी, पर ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं है, उनके हिसाब से ही चलेगा कि 2 दिन यहाँ लगा दिया, फिर दूसरे दिन यहाँ लगा दिया, दूसरे दिन यहाँ लगा दिया। अभी जैसे इलेक्शन आएंगे ना, तो मोदी जी जगह ही खरीदते हैं। मोदी जी बोलेंगे ये जो पूरा का पूरा पेस का एरिया है, इस पे ये जो एलईडी बोर्ड है, इधर 2 महीने तक हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी। बोलो प्रेरक सर, 2 महीने का भाव कितना? 2 महीने तक पेस तुम एक रुपए की एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, 2 महीने तक यहाँ पे मोदी जी ही आएंगे, और सिर्फ भाजपा की एडवर्टाइजमेंट चलेगी। नाउ दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट। आपने क्या खरीद लिया? जगह। और अब जगह पे आपकी इच्छा, एडवर्टाइजमेंट चलानी है तो चलाओ, नहीं चलानी है तो मत चलाओ। सर दूसरा भी तो, ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा कहाँ ज्यादा पैसे लगेंगे? ऊपर वाली में ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि भैया 2 महीने आपके राइट पे चलेगा, कोई दूसरी एडवर्टाइजमेंट आ ही नहीं सकती। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि हमको नहीं चाहिए जगह, हमको सिर्फ 3 दिन के लिए एडवर्टाइजमेंट कराना है, और वो भी स्लॉट के हिसाब से कराना है। तो हम बोलेंगे सर अगर 3 दिन के हिसाब से कराना है, स्लॉट के हिसाब से कराना है, अब आपने जगह नहीं ली है, नाउ दिस इज नॉट लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस में क्या लग जाएगा सर? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। तो देखो सेकंड केस, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अरेंजिंग होर्डिंग लाइज विद द वेंडर, या तो खुद का रहेगा या दूसरों से रेंट पे लाके देगा, और वेंडर आपके लिए एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे सच केसेस में नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में क्या लग जाएगा सर? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। बोलो बात क्लियर है क्या? आपको एग्जाम में ये वर्ड चमकना चाहिए, वो ऐसा कहेगा, ये वर्ड चमकना चाहिए आपको, कि देयर इज सेल ऑफ स्पेस। ये वर्ड आपको चमकना चाहिए कि भैया जगह ही पूरी की पूरी सेल करती है। बोलो याद रहेगा क्या? ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, एक एग्जम्पशन है, वो जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है ना, उस पे अब टैक्स लगा दिया है। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज से जो इसरो देगा, अंतरिक्ष देगा, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड देगा, अब ये एग्जामिशन विड्रॉ हो चुके हैं, नॉट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक और चीज, जहां जहां भी एग्जामिशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसके साथ एक और चीज आ गई है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक एग्जामिशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिशन का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखो बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जा रही है,
उसके बारे में कोई एग्जम्पशन की बातें थी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज देते तो एग्जाम था, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज देते तो भी एग्जाम था, पर गवर्नमेंट अथॉरिटी की कहीं बात ही नहीं करी थी। तो सरकार ने बोला अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है इन 5 सर्विसेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, इस केस में कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, हम सर्विसेज गवर्नमेंट से ले नहीं रहे, सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हैं साहिल सर, और साहिल सर सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को। और कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं सर? ये 5। इसमें उन्होंने चार्ज करा साहिल सर ने 1 लाख रुपए। क्या सर इस पे ऊपर जीएसटी चार्ज करना है? कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। जीएसटी इज व्हाट? एग्जेप्ट। मुझे तो लगा था 1 घंटे में अमेंडमेंट हो जाएंगे। हटाओ। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, याद रहेगा क्या? एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में जब पैसा आया एडवांस पे भी जीएसटी लगेगा, सिर्फ एक ही केस में, वो है क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन में एक छोटू सा पॉइंट आया, छोटू सा। आपको याद है कि आधार वेरिफिकेशन नहीं होता था, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, तो वो प्रॉपर ऑफिसर आपकी जगह पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन करता था। अब वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि फिजिकल वेरिफिकेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ साइड पर्सन ही होगा, मतलब सामने इंसान रहेगा तभी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सपोज करो साहिल सर के यहाँ प्रॉपर ऑफिसर आए, बोले आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा है, और हम तो कोचिंग ले रहे थे। मैंने बोला देखो प्रॉपर ऑफिसर, आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि लॉ के मुताबिक मेरा वहां पे मौजूद होना जरूरी है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने बोला आपकी क्लास कब खत्म होगी? बोला यार आज तो अमेंडमेंट क्लास है, बैठो 5-6 घंटे। फिर जब खत्म हो गई लगाता हूँ मैं फोन, फिर फोन खत्म हो गया, भैया क्लास खत्म हुई, प्रॉपर ऑफिसर का फोन आया, बोला यार आज तो अच्छी मूवी लगी है, सोच रहे वो देख क्या है। प्रॉपर ऑफिसर बोले क्या मजाक चल रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, ये हौला वहीं पे बैठ के हमारी हमारी मजे ले रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है बार बार, हम इसको जब भी फोन लगाए ये आ ही नहीं रहा है, तो भला फिजिकल वेरिफिकेशन करे तो करे कैसे? तो लोग तो मजे लेते थे प्रॉपर ऑफिसर के। और जनवरी, जो लोगों को लॉ का अच्छा नॉलेज रहता है वो बोलते हैं कि लॉ में लाइन क्या लिखी है? इन दी प्रेजेंस ऑफ, और हम तो है ही नहीं। ऐसा ही होता है। जीजाजी तो गए हैं गोवा, आ जाओ फिजिकल वेरिफिकेशन करने। तो भैया अब जीजाजी गए हैं गोवा तो अब क्या करें? तो आएंगे जीजाजी 10 दिन के बाद, तो प्रॉपर ऑफिसर एक काम करना 10 दिन के बाद आना। अब 10 दिन के बाद प्रॉपर ऑफिसर आया, जीजाजी तो अब थाईलैंड घूमने गए। प्रॉपर ऑफिसर बोले यार क्या मजाक है यार, लॉ को ही क्या करो, चेंज करो। तो लॉ में एक लाइन हटा दी गई कि अब अगर सेड पर्सन नहीं भी है तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? बस इतनी सी लाइन आपको ध्यान में रखनी है, बस यही अमेंडमेंट है, ये इतनी सी लाइन ही अमेंडमेंट है कि भैया अगर सेड पर्सन नहीं है तो भी क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है? हाँ सर, तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या? उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा कि सर एक बात बताओ, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया और प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन कब करेंगे? रजिस्ट्रेशन के बाद। तो भैया प्रॉपर ऑफिसर को सारी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल पे कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन में करा तो करा क्या। तो कितने दिन में डिटेल अपलोड करनी है? 15 दिन। दूसरी चीज,
प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया पहले इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, हमको तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसको अभी रजिस्ट्रेशन मत दो। तो फिर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सैड प्रोविजो। इसका मतलब है सिंपल सा कि 5 वर्किंग डेज पहले पहले आपको सारी डिटेल अपलोड करनी है। वहां पे 30 दिन का समय दिया गया है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो प्रॉपर ऑफिसर 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो आपको वहां पे कितने वर्किंग डेज पहले? 5 वर्किंग डेज पहले। एमसीक्यू क्वेश्चन से ध्यान रखना, क्या दो बातें ध्यान रखोगे कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो कितने दिन? 15 दिन। अगर रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं है तो उस केस में कितने दिन? एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज, मतलब कम से कम 5 दिन पहले। बोलो बात क्लियर है क्या? सर याद करो वो जो हमको बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करनी पड़ती थी रजिस्ट्रेशन के बाद, वहां पे 45 डेज का समय दिया हुआ था। अब सरकार ने उस समय को हटा दिया और अब वहां पे बोल दिया कि भैया अब सिर्फ कितना टाइम मिलेगा? 30 डेज। तो वहां पे पहले ऐसा प्रोविजन था, 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच एवर इज अर्लियर। अब ये प्रोविजन चेंज होके हो गया है कि भैया आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना है और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। अब आप समझो ध्यान से, ये सिर्फ वर्ड में चेंज नहीं हुआ है, इसका बहुत बड़ा मेजर इंप्लीकेशन आया है। इसका क्या मेजर इंप्लीकेशन आया है देखो, समझो, यहीं पे आपको समझाता हूं। फॉर सपोज करो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिला, आज कौन सी तारीख है भैया? 11 मार्च 2024। आपको रजिस्ट्रेशन 11 मार्च 2024 को मिला। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करनी है। तो बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करने की पहले कौन सी तारीख होती थी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कर दो भैया 45 डेज प्लस, करो 45 डेज प्लस। तो मार्च के 31 में से 11 गए 20, और अप्रैल के कितने हो गए हमारे? 25 अप्रैल। और पहले पता है सेक्शन 39 का रिटर्न था, मतलब GSTR 3B, और GSTR 3B जाता था 20 अप्रैल को। मार्च का कब जाएगा? 20 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। पर अब तो प्रोविजन बदल गया। 11 मार्च आपको कितना जोड़ना है? 30 दिन। तो भैया हमारे मार्च के कितने हो गए? 20, और 10 दिन कौन से हो गए? और सर अब डेट GSTR 3B की हटाई दी, उन्होंने बोला हटाओ GSTR 3B, हम तो कौन सा लेंगे? GSTR 1। और बाय डिफॉल्ट GSTR 1 की डेट भी पता है कौन सी होती है? 10th या 11th अप्रैल। जनरली पहले 10th होती थी, अब सरकार ने उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया है? 11th। ठीक है, तो आप समझो विच एवर इज अर्लियर। तो अब भैया कौन सी डेट आ गई? आया क्या समझ में? तो जब हमको बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है, 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1, और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मैंने आपको सिखाया था QRMP स्कीम में एक फैसिलिटी होती है जिसका नाम होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, कभी कभार क्या होता है ना, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड नहीं करी, आपका GSTR 1 और 3B का मिसमैच है, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है? सस्पेंड। इसमें सरकार ने बोला कि यार पहले जो हम कंपैरिजन करते थे ना, वो कंपैरिजन अब नहीं करेंगे। तो हमने बोला अब क्या कंपैरिजन करोगे? और पहले क्या कंपैरिजन करते थे? तो पहले ये लोग क्या करते थे, जो भी आपने सेक्शन 39 में रिटर्न भरा है
दैट इज उसको कंपेयर करेंगे जीएसटीआर 1 से। एक और चीज, सामने वाला भी तो रिटर्न भरेगा, भरेगा या नहीं भरेगा सर? सामने वाला भी रिटर्न भरेगा, तो जो सामने वाला रिटर्न भरेगा वो भी हमको दिखेगा, तो हम सामने वाले का भी रिटर्न ले लेंगे। तो पहले ऐसे कंपैरिजन होता था। जीएसटीआर 3B को कंपेयर करूं किससे? जीएसटीआर 1 से। और एक और कंपैरिजन क्या है, जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई से, जो भी आपकी परचेस है, उससे भी कंपैरिजन करो। अब यहाँ पे एक चीज चेंज कर दी इन्होंने, कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39। कौन सा? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 3B को कंपेयर कर दो किससे? जीएसटीआर 1 से। और डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई derived based on the details of outward supply furnished by the supplier in form number GSTR 1। देखो आपको सिंपल सा इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अब जो भी कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन में सरकार पता है क्या करेगी? वो कंपैरिजन में सरकार सबसे पहले देखेगी आपने जीएसटीआर 3B में कितनी क्या लाइबिलिटी दिखाई है। फॉर सपोज करो आपने जीएसटीआर 3B में 10 लाख रुपए का टैक्स पे करा है जीएसटी का, आपका जीएसटीआर 1 में आ रहा है 9 लाख, तो सरकार बोलेगी 1 लाख ज्यादा क्यों पे करा। ऐसा भी हो सकता है कि 9 लाख की जगह यहां आ रहा है 11 लाख, तो सरकार बोलेगी 1 लाख कम क्यों पे करा। इसको मैच करेंगे पता है किससे? जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाईज होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो सब सरकार को पता ही रहता है, तो जब सामने वाला जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो आपको 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ऐसा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर में ये बैंक अकाउंट की डिटेल ध्यान में रखनी है, 15 दिन और ये वाली बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ भी नहीं, ये वाला तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है। और हाँ, अगर आपने रूल 10A को कॉन्ट्राविन करा, रूल 10A को कॉन्ट्राविन करा का मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड नहीं करी तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। अब ध्यान से इधर देखो, एक चीज होता था कि जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया ना, फिर आप उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते थे। रिवोकेशन में टाइम पहले दिया गया था 30 दिन प्लस कितना? 30 दिन। अब रिवोकेशन के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। अब इन्होंने बोला भैया 30 दिन में काहे का रिवोकेशन, हमको रिटर्न पे करना रहता है और हमको इतनी सारी पेनल्टी पे करनी है, तो उसके लिए समय तो दो। तो सरकार ने अब पता है क्या बोला है कि अब रिवोकेशन में टाइम लिमिट कितना का हो गया? 90 प्लस 180। तो पहले कितना था? 30 प्लस 30। अब रिवोकेशन में टाइम कितना हो गया है? 90 प्लस 180, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, रिवोकेशन के एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल कर सकते हो? 90 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। और ये 90 डेज अगर आपका एसी या जेसी कमिश्नर बोल दे तो ये 90 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं कितने से? 180 डेज। इसका मतलब है जनरली 90 और 90 में प्लस आपको और कितना मिल जाएगा सर? 180 डेज, ठीक है। वो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला अगर बाहर बैठा हुआ है, तो अगर बाहर बैठा हुआ है तो उसको भी पैन कार्ड और स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। ओइडार के केस में जनरली ऐसा ही होता था, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में ही ऐसा होता था कि सर हम उनसे कैसे पैन कार्ड मांगे। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग वाला बाहर बैठ के गेम खिला रहा है तो उस केस में भी आप उससे ना ही पैन मांगोगे और ना ही क्या मांगोगे सर? स्टेट का नाम। अब सब बच्चे इधर ध्यान देना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें से इस बार का क्वेश्चन आएगा। समझना पहले अमेंडमेंट है क्या। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मालूम है आपको? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई भी गुड्स बेचते हो
तो आपको क्या कराना पड़ता था? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हमारी और आपके बीच में बात हो गई थी कि अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और हम कोई पागल नहीं है कि जो अमेजोन पे अपना बिजनेस रजिस्टर करा रहे हैं। हम अमेजोन पे बिजनेस रजिस्टर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं क्या? इंटर स्टेट बेचना। तो सरकार बोलती थी कि देखो यार, अगर आप गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको तो फिर सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आप कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ले सकते। ये लॉ था। अब कुछ कुछ लोग आए और कुछ कुछ लोगों ने बोला देखो सर, जरूरी नहीं होता कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ इंटर सिटी बेचे। हमारा लोकल ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो सिर्फ लोकल एरियाज में ही गुड्स सेल करता है। ब्लिंकिट। अब उन्होंने बोला यार सर देखो, आपका प्रोविजन बहुत हार्श है। जस्ट बिकॉज मेरी छोटी सी किराने की दुकान है और मैं ब्लिंकिट के थ्रू सामान बेच रहा हूं, तुमने तो क्या बोल दिया? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करो। और तुम मुझे बोल रहे हो कंपोजिशन स्कीम भी नहीं लेने देंगे। सर अगर मैं इंटर स्टेट बेचूं तो मना करो ना। मेरा सामान कोई एमपी से ब्लिंकिट उधर थोड़ी जा रहा है, महाराष्ट्र। तो इन्होंने बोला हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। अगर तुम ऐसा लिख के दे दो, क्योंकि तुम्हारी बात पे हमको भरोसा नहीं है, अगर तुम ऐसा लिख के दे दो कि तुम्हारा सामान इसी स्टेट इर्द गिर्द घूमेगा, तो चलो ठीक है, तुम्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है और तुम्हें कंपोजिशन स्कीम का भी लाभ दे देंगे। पर ये लाभ तभी मिलेगा अगर तुम डिक्लेरेशन दो। बिना डिक्लेरेशन के हम कुछ नहीं देने वाले हैं आपको। तो सर आपको क्या क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? देखो, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इको हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस and having an aggregate turnover in preceding financial year and current financial year not exceeding the threshold limit। सर यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी लगेगी? 20 लाख। यहाँ पे 40 लाख की लिमिट मत डिमांड करना, भले आप गुड्स में डील कर रहे हो। आपको दिया ना हमने इतना बेनिफिट, तो यहाँ पे कोई 40 लाख की लिमिट मत डिमांड करना। ये मत कहना कि सर हम तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो हमको कितनी लिमिट दो? 40 लाख। वो लिमिट चाहिए तो फिर चुपचाप फिर मत बेचो, दोनों काम नहीं करना। 40 लाख की लिमिट चाहिए तो छोड़ो फिर ये ब्लिंकिट ब्लिंकिट। कौन सी लिमिट चाहिए आपको? तो हमने बोला चलो ठीक है, लिमिट कौन सी लगेगी? 20 लाख। क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा? तो देखो ध्यान से, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो। तो पहली कंडीशन क्या है? कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होगी। बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन, सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप निकले शाणे, आपने बोला देखो इंटरस्टेट तो नहीं करेंगे। एमपी वाले ब्लिंकिट को बोला तू एमपी में बेच, दूसरा अकाउंट बना रहे हो महाराष्ट्र वाले ब्लिंकिट के पास। सुधर जाओ यार। एमपी वाले ब्लिंकिट को बोला तू एमपी में बेच, दूसरा अकाउंट बना रहे हो कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले ब्लिंकिट के पास। क्या ये भी गलत हो जाएगा? देखो हमारी चाहत यही है कि आप दूसरी स्टेट में माल मत बेचो, ठीक है। एक और चीज, क्या होना चाहिए? पैन होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या बता दो आप? पैन बता दो, एड्रेस बता दो और स्टेट बता दो, क्योंकि कल को आप मुकर गए तो चेकिंग करने के काम आएगा ना। क्योंकि हम तो मिला लेंगे कि आपने ब्लिंकिट पे कौन सा स्टेट दिया है और पोर्टल पे कौन सा दिख रहा है। अच्छा, ऐसे पर्सन को एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। और एक और चीज, एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ कितने एनरोलमेंट नंबर? एक एनरोलमेंट नंबर। और नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू इको अनलेस क्या मिला हुआ है? एनरोलमेंट। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर तुमने जरूरत करी इसका सामान बेचने की, तो फिर तुम पे पेनल्टी लगाएंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोल दिया देख ले बेटा, ये लोग आएंगे तेरे को धोखा देने, पहले चेक कर लेना एनरोलमेंट नंबर है या नहीं। एनरोलमेंट नंबर है तो तू इसको आगे प्रोसीड करना। और एक और चीज, वेयर सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन
एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, सीज टू बी वैलिड। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, इसको अपन ध्यान से लिख ही लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 5 नंबर का यही क्वेश्चन आएगा कि बताओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा मैं ऐसा जजमेंट लगा रहा हूँ कि 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन। हाँ जी, तो वेदर इट इज कंपल्सरी फॉर सप्लायर टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी व्हेन गुड्स आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक और चीज, वेदर द सेड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो बताओ फटाफट से क्या कंपल्सरी है? सर देखो यहाँ पे इट इज कंपल्सरी और नॉट कंपल्सरी। नॉट कंपल्सरी पर कुछ कुछ शर्तें आपको क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल। क्या क्या कंडीशंस हैं? देखो आपको कंडीशन बाय डिफॉल्ट याद हो गई होगी, मैं बिना देखे भी आपको कंडीशन, आप ही खुद बताओ कौन कौन सी कंडीशन है। पहला, इंटरस्टेट नहीं बेचेगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अलाउड। दूसरा, दूसरा भैया एक से ज्यादा, है ना, मोर देन वन ई कॉमर्स ऑपरेटर। और डिफरेंट स्टेट। और सबसे पहले क्या लेके आएगा जीएसटी से, एनरोलमेंट नंबर। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो क्या है, वो बोलेगा हो जा रजिस्टर। भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर पे पेनल्टी लगा देंगे। पेनल्टी आपको कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में पेनल्टी है। तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे 25,000 की पेनल्टी लगाते हैं, क्योंकि आपने रजिस्टर कैसे कर दिया इसको, इनरोलमेंट नंबर लाया था। तो सबसे पहले इसको क्या लाना पड़ेगा, क्या एक से ज्यादा एनरोलमेंट मिलेगा? और क्या था, हो गया। अच्छा इसके पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर। पोर्टल पे इसको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? सर पोर्टल पे इसको दिखाना पड़ेगा, एक तो था हमारा पैन, एड्रेस और स्टेट। पैन, एड्रेस और स्टेट, बस। और एनरोलमेंट नंबर सीज हो जाएगा जब आपके पास, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल। हाँ एक और चीज, देखो लॉजिकली सुनना ध्यान से, आपका एनरोलमेंट नंबर वैलिड रहेगा जब तक आप थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करते हो। जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस करा तो एनरोलमेंट नंबर गया तेल लेने। अब आप कराओ क्या, रजिस्ट्रेशन। और अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर तो भूल जाओ भैया। ठीक है, थोड़ी लॉजिक की बात बोली कि सर ऐसा नहीं है कि एनरोलमेंट नंबर सीज हो गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये एनरोलमेंट नंबर तब तक चलेगा जब तक आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करते हो। जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस करी तो फिर एनरोलमेंट नंबर गया तेल लेने, फिर आ जाएगा आपके पास क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहीं पे लिख देता हूं, डेट इज टर्नओवर विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट। और थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 40 लाख नहीं है, कितनी है भैया, 20 लाख।
और क्या कंपोजिशन ले सकता है यहाँ, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। याद है क्या सेक्शन कंपोजिशन स्कीम का? है ना, एक 10(1) और एक 10(2) था ना कंपोजिशन स्कीम का, वो सर्विसेज वाला। ठीक है, हटाऊं? ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ई इनवॉइस की लिमिट कितनी हो गई है? 5। ये तो क्लास में डिस्कस हो गया था। एक और चीज बहुत ही सिंपल, क्या अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पे है सप्लायर जो रजिस्टर्ड है और जिसका टर्नओवर क्रॉस हो गया है 5 करोड़, कोई से भी साल में, 17, 18, 18, 19, कोई से भी साल में। और आप सर्विसेज दे रहे हो किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, पीएसयू, जो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है। एक रजिस्ट्रेशन होता है टैक्स डिडक्टर का। अब ई इनवॉइस जनरली हमने देखा था कि B2B के केस में ई इनवॉइस की बात होती है और B2C के केस में डायनामिक क्यूआर कोड लगता है जब 500 करोड़ से लिमिट ज्यादा होती है। अब डाउट यह आया कि इनका रजिस्ट्रेशन तो टीडीएस वाला है, तो इसको B2B माने या B2C? तो हमने बोला देखो सरकार, ज्यादा तेज मत चलो, रजिस्ट्रेशन है ना तुम्हारा, है ना रजिस्ट्रेशन, भले एज ए टीडीएस डिडक्टर है, इसको क्या मनवा? तो क्या यहाँ पे भी ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? हाँ सर, यहाँ पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो या भले रजिस्ट्रेशन एज ए टीडीएस डिडक्टर हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो खत्म करते ही हैं इसको, और क्या। इसको अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करो। टीडीएस टीसीएस, ध्यान है क्या? टीडीएस टीसीएस, टीडीएस इज सेक्शन नंबर 51, रेट इज 2%, और टीसीएस इज सेक्शन नंबर 52 एंड रेट इज 1%। एक सिंपल सा ये अमेंडमेंट है, बिल्कुल सिंपल सा, कि जो भी आपने टीसीएस कलेक्ट करा वो सप्लायर को दिखना चाहिए। कि जो भी अमेजोन वालों ने टीसीएस कलेक्ट करा वो सप्लायर को दिखना चाहिए, बस सप्लायर के पोर्टल में दिखना चाहिए, इतना सही अमेंडमेंट है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। रिटर्न चैप्टर के अमेंडमेंट में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। रिटर्न चैप्टर में एक है हमारा रूल नंबर 88D। पक्का मैं कह रहा हूं एग्जाम में रूल 88D एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। रूल 88D एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। देखो अलग अलग रूल है, एक है 88A, वो कुछ काम का नहीं है। 88B, अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो 1% पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा। रूल 88C, अगर GSTR 1 और 3B की लाइबिलिटी में मिसमैच है, और GSTR 3B की लाइबिलिटी में मिसमैच है, और एक और रूल है रूल नंबर 88D। रूल 88D बोलता है कि जो ITC आपको दिख रहा है, सामने वाला 1 अपलोड करेगा, आपको 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो जो 2B में ITC दिख रहा है और जो असली में आपने ITC लिया है GSTR 3B में, अगर वो मिसमैच कर रहा है तो आपको सरकार को देना पड़ेगा जवाब। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो जितना एक्सेस ITC है वो अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दो। पर आपको लगता है नहीं भाई हमारा तो जेन्युइन केस है, तो समझा दो। कितने टाइम में बताना है दोनों? 7 दिन। तो 7 दिन में बता दो, और अगर 7 दिन में नहीं बताया, कोई रीजन वीजन नहीं दिया, तो सेक्शन 73 और 74 के पीनल प्रोविजंस लग जाएंगे। ठीक है, 88C आया था आपके पहले वाले अटेम्प्ट में, देखो इंस्टीट्यूट ऐसे ही करा था, उसके पहले 88B आया था। अब आप भी थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, 88B 88C, तो अब क्या आना चाहिए? 88D। तो अब 88D आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, एज इट इज सेम ही है, पूरा एज इट इज सेम ही है जैसा 88C है, बस वहां पे 1 और 3B की बात करी है,
यहाँ पे स्पेसिफिकली जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी दिख रहा है और जो जीएसटीआर 3B में आपने पेमेंट करते टाइम आईटीसी को यूज करा है उसकी बात करिए। करना दोनों में सेम ही है, या तो एक्सेस अमाउंट जो आईटीसी लिया हुआ है उसको पे कर दो, या तो रीजन समझा दो कि क्यों डिफरेंस है। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर। हाँ, एक सिंपल सी चीज, कब आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे? बहुत सारे केसेस होते हैं जब आपका जीएसटीआर 1 क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देंगे। हाँ, तो जीएसटीआर 1 ब्लॉक करने में 88D भी आ गया। अगर रूल 88D का वायलेशन करा है तो भी जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा, और अगर 88C का भी वायलेशन करा है जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। और अगर रूल 10A के हिसाब से बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड नहीं करिए तो भी आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। लिस्ट द केसेस वेयर एन असेसी इज डीबार्ड और वेयर एन असेसी इज नॉट अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। देखो एक टफ वाला पॉइंट बता रहा हूँ, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो इग्नोर करना। अमेंडमेंट सीए फाइनल के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, बेफुकट में सीए इंटर में डाला है। अब डाला है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टफ वाला पॉइंट है, एग्जाम में आने की उम्मीद 1% है, वो भी बहुत रेयरली, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार अमेंडमेंट क्या है, ठीक है। आपको याद है क्या सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट का, जहाँ पे हमने एक दो क्लासेस लगाई थी जहाँ पे हम सिर्फ क्या सीख रहे थे, इंटरेस्ट। एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ इंटरेस्ट क्या है। सपोज करो मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है 5 लाख, ठीक है। एक है मेरे पास रॉन्ग आईटीसी जो मैंने अवेल करी है 2 लाख। अवेलमेंट पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट तो तब लगता है जब आईटीसी को अवेल भी करा और यूटिलाइज भी करा। अगस्त महीने का मेरे को पेमेंट करना है, मैंने सोचा चलो अगस्त महीने का क्या कर देते हैं, पेमेंट। अगस्त महीने की जो लाइबिलिटी है वो है सपोज करो 6 लाख रुपए, ठीक है। और अगस्त महीने की मैंने ये जो रीपेमेंट करा है 17 सितंबर को करा, ठीक है। और ये जो आईटीसी है, इस आईटीसी को मैंने रीपे करा है 20 अक्टूबर को। अभी समझना ध्यान से कि सर क्या अगस्त महीने में इंटरेस्ट लगेगा? तो देखो लॉजिकल सी बात है कि अगर 6 लाख की लाइबिलिटी है तो पहले तो फीफो मेथड के हिसाब से मैं किसको यूज करूंगा, 5 लाख। बेटा 5 लाख को तो मैं यूज करूंगा, सर कर दो 5 लाख को यूज, बचा कितना, 1 लाख। अब भैया आपने 2 लाख में से वापस से कितना यूज करा, 1 लाख। तो सर इंटरेस्ट तो लगेगा पर पूरे 2 लाख पे नहीं लगेगा। जितना गलत आईटीसी आपने अवेल भी करा और यूटिलाइज भी करा, तो इंटरेस्ट सिर्फ किस पे लगेगा, 1 लाख पे। सर कब से लगेगा, जब आपने आईटीसी अवेल और यूटिलाइज करा उस डेट से लेकर जब आपने रीपेमेंट करा उस डेट तक। तो आईटीसी अवेल और यूटिलाइज हमने हमारे केस में कब करा, 17 अगस्त। तो 17 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक 18% का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर है क्या, पक्का? अब डाउट ये आया, और बहुत लॉजिकल सा डाउट आया, कि सर ये जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, फॉर सपोज करो मैंने मेरा आईजीएसटी का बैलेंस यूज करा फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी पड़ा था, उसको मैंने यूज कर दिया फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी।
तो इंटरेस्ट जब लगाओगे तो सब टोटल करोगे कि सर इंडिविजुअली देखोगे? अभी लॉजिकली बताओ ना यार, अगर आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तो उसको मैं सीजीएसटी के लिए यूज तो करूंगा। तो क्या टोटल बेसिस पे इंटरेस्ट लगाना चाहिए? ये कह के कि सर देखो, आपका तो जो टोटल बेसिस है ना उसमें आप आईटीसी अवेल कर रहे हो और यूटिलाइज कर रहे हो, तो एक इतना सा क्लैरिफिकेशन आया कि हम टोटल बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, जो पूरा यूज करने के बाद इंडिविजुअली बच जाएगा उस बेसिस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल है, हम ये देखेंगे कि टोटल सीजीएसटी का कितना, एसजीएसटी का कितना, आईजीएसटी का कितना। और जब आप रॉन्गली यूटिलाइज करोगे तो हम रॉन्गली यूटिलाइज में भी ये देखेंगे कि कितना सीजीएसटी का यूटिलाइज करा, कितना एसजीएसटी का यूटिलाइज करा और कितना आईजीएसटी का यूटिलाइज करा। ठीक है, टोटल। पहले पहले भी ऐसे ही देखते थे, बस ये ऐसा वर्ड का अमेंडमेंट है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? इसको और आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट मोर और लेस खत्म हो गए हैं। एक और आधे घंटे की अमेंडमेंट की क्लास लगेगी। जो अमेंडमेंट आपको स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं दिए हुए हैं पर वो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो आपके मॉड्यूल के आखिरी में दिए हुए हैं, ठीक है, वो अमेंडमेंट भी आपके लिए इफेक्टिव है। तो एक आधी घंटे की और क्लास अमेंडमेंट की लगेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।